हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू द इंग्लिश आईएएस। सभी का स्वागत है। बातचीत करेंगे हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस, साथ ही साथ रूट वर्ड्स के बारे में। लास्ट वीडियो भी हमारा इसी से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए और कुछ रूट वर्ड्स मैंने आप लोगों को वहां पे बताए हुए थे। तो आज का सेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं और सबसे पहला इडियम आपके सामने है बीट द क्लॉक। मतलब आप सोचो, दिमाग लगाओ, आप क्लॉक को भी क्या कर रहे हो, बीट कर रहे हो। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझने की कोशिश करो। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आप समझ लो कि 95-97% इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके एकदम एक्यूरेट जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, भले आप लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस को पहले ना पढ़ा हो। ठीक नहीं है? चलिए बोला जा रहा है बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक का मतलब होता है फिनिश समथिंग बिफोर द डेडलाइन। मतलब तुमने तो भैया घड़ी को भी, समय को भी पीछे छोड़ दिया। कई बार बोलते ना भैया, तुमने तो समय को भी पीछे छोड़ दिया, तुम्हें हमने टाइम दिया था 10 दिन का, तुम तो भैया 4 दिन में करके ले आए। हाँ, तो यू बीट द क्लॉक। तो बीट द क्लॉक का मतलब होता है समय को पीछे छोड़ना, है ना? समय को पीछे छोड़ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट हम बात करेंगे जंप ऑन द बैंड वैगन। अरे भैया ये बहुत अच्छा है, जंप। अब यहां पे जंप करने की बात कर रहे हैं, ऑन द बैंड वैगन। अब जैसे मान के चलो आप शादी वादी पार्टी वार्टी में जाते हो ना, तो शादी पार्टी में जाते हो तो वहां पे डीजे वीजे बज रहा होता है ना? या फिर बारात में जा रहे हो तो भैया वहां पे बैंड बाजे बज रहे हैं। दूसरे भैया इंसान की शादी में हम जा रहे हैं तो बैंड बाजे बज रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां बैंड बाजे बज रहे हैं तो हम लोग भी शामिल हो जाते हैं ना। बैंड वैगन ऐसे याद कर लो। हम लोग क्या करते हैं भैया, ये देखो भाई साहब, यहाँ बाजे बाजे जा रहे हैं, ये भाई साहब सब दौड़ दौड़ के उसमें शामिल होते जा रहे हैं। भैया मैं भी आऊंगा, डांस करूंगा, डांस करूंगा, है। तो चलो बात करते हैं, तो इसी चीज से रिलेट कर लो। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कोई ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उसी ट्रेंड को कोई व्यक्ति फॉलो करना शुरू कर दे, है ना? तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। तो क्या होता है, फॉलो अ ट्रेंड और एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी है, कोई ट्रेंड है, एवरीवन एल्स इज डूइंग, जो सभी लोग कर रहे हैं, तो उस ट्रेंड को फॉलो करना, उस एक्टिविटी को फॉलो करना, उस कंडीशन में यूज करते हैं वी जंप ऑन द बैंड वैगन। जब मेघालय वाला केस हुआ था, जब नीले ड्रम वाला केस हुआ था, याद करो भाई साहब, है, सब लोगों ने रील्स बनाना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? नीले ड्रम के ऊपर रील्स बनाना शुरू कर दिया, है ना? हुआ था मेघालय वाला, हुआ तो भाई। तो ये क्या है, ट्रेंड को फॉलो करना। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करने के लिए जंप ऑन द बैंड वैगन का यूज करते हैं। बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है, आप समझो ना, हमारे देश में जो भी कानून वगैरह होते हैं, जो भी केसेस वगैरह होते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? जो भी हमारी न्याय संहिता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो न्याय संहिता एक बीएनएस जिससे बोलते हैं हम लोग, भारतीय न्याय संहिता, उसको हिंदी में हमने नाम दे दिया। पहले उसको हम लोग इंडियन पिनल कोड बोलते थे, आईपीसी की धारा फलाना ढिमका जे बोलते थे हम लोग, है ना? तो वो क्या है, एक बुक है ना, एक हमारी लॉ की बुक है जिसमें सारे कायदे कानून हर चीज लिखी हुई है। तो बाय द बुक का मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, और वी कैन से फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली। my father does each and everything by the book. It means he follows the laws, he follows the rules. ऐसा नहीं कि आपने उनसे कुछ बोला और उन्होंने करना शुरू कर दिया, नो नो नो। ओके, he will do each and everything. Okay, he will do each and everything, not according to you, but by the law, by the book. तो इसका मतलब by the book का मतलब क्या है कि भाई वो लॉ जो है और रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना by the book कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या है? जैसे ही ड्रॉप गिरी आपने उठा लिया, जैसे ही ड्रॉप गिरी ऐसे उठा लिया आपने, है होता नहीं? भी हम कहीं रास्ते में जा रहे होते हो, एकदम गिरने वाली होती है, आपने ये तो, अगर आप लोग बाइक वगैरह चलाते हो, स्कूटी चलाते हो ना, तो ये इंसिडेंट डेफिनेटली आपके साथ में हुआ होगा। और अगर हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप बाइक चला रहे हो, कैप लगाए हो, एकदम से भाई साहब हवा चली, कैप गई, तो आप तुरंत पकड़ते हो ना? ऐसा तो नहीं भैया अरे चली गई, हाँ जाने दो भैया, आगे जाके देखेंगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना? जैसी कैप झटका देती है ना एक बार में, जैसे हवा लगी, क्योंकि हवा एकदम से ऐसे फ्लो तो बनता नहीं, हवा ऐसे लहरा के चलती है, तो जब भी फ्लो एकदम से हम पकड़ लेते हैं, अरे यार बच गई यार, आज तो कैब हमारी चली गई होती। कभी कभी चली भी जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। जैसी वो गिरती है ना, तुरंत हम लोग उसको उठाए। तो इसका मतलब ही होता है क्या, इमीडिएटली, तुरंत, है? क्या होता है इसका मतलब? तुरंत, तुरंत होता है, इमीडिएटली, तुरंत भैया, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत। भैया उस इंसान ने तुरंत मना कर दिया, बिना किसी हेजिटेशन। बताओ, मैं तो पापा से बोलता भी नहीं, उसने तुरंत मना कर दिया। he denied या he refused to go outside at the drop of a hat. तुरंत उसने बाहर जाने के लिए मना कर दिया, भैया ना मैं ना जाऊंगा, बारिश हो रही है, मैं क्यों जाऊं?
Next, keep your fingers crossed. Many times we sit like this. When here anything is going on, for example match is going on, और हमारी इंडियन टीम है और हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बस एक बॉल पे 6 रन चाहिए, बस एक बॉल पे 4 रन चाहिए, बस हम ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं उस कंडीशन में? उस कंडीशन में वी आर होपिंग फॉर गुड, वी आर होपिंग पॉजिटिवली, वी आर होपिंग फॉर पॉजिटिव रिजल्ट, कि भैया कुछ अच्छा हो। तो कीप योर फिंगर क्रॉस्ड का मतलब ये होता है होप फॉर अ पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट है, कुछ अच्छे की कामना करना, कुछ अच्छे की उम्मीद करना, आशा करना, भैया जो हो ठीक हो। जब रिजल्ट आता है तब हम ऐसे करके बैठे तो भैया अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा आया, अच्छा है, अच्छा है ना। तो होप फॉर मतलब आशा, उम्मीद करना, ठीक है। उम्मीद तो हम लोग करेंगे, लेकिन मुझे भी आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इस तरह की और भी चीजें आपको आगे मिलती रहेंगी। बेल आइकन दबा लेना। अभी तो मिल रहा है भैया, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ चलेगा, रूट वर्ड्स भी करवाऊंगा। बीट द ऑड्स, बीट द ऑड्स का मतलब क्या होता है? जैसे हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। कुछ लोग होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स को देख के ना रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, हार मान लेते हैं, घुटने टेक देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु फाइट द डिफिकल्टीज, वो लड़ते हैं भाई साहब, हाँ लड़ते हैं, एंड बीट द ऑड्स। और क्या होते हैं? और वो उन डिफिकल्टीज के बावजूद भी, बीट द ऑड्स, उन डिफिकल्टीज के बावजूद भी दे सक्सीड इन देयर लाइफ, दे सक्सीड इन अचीविंग देयर गोल्स। वो अपने गोल्स को अचीव करने में क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं भैया, सफल हो जाते हैं। तो इसको आप एक शब्द में बात करना चाहो तो सफल होना, डेस्पाइट डिफिकल्टीज, मुसीबतों के बावजूद भी, मुश्किलों के बावजूद भी क्या हो जाना? सफल हो जाना, किसी काम में सफल हो जाना। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, इसका मतलब होता है खतरे की तलवार लटकना। देख रहे हो इन भाई साहब के ऊपर लटक रही है स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, या डेमोकल स्वॉर्ड भी बोल देते हैं हम लोग। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स मतलब खतरे की तलवार लटकना। बोला भाई साहब जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, नहीं तो भैया खतरे की तलवार लटक रही है, कभी भी निपट सकता हूं, कभी भी मुझे निपटाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा खतरा जो हमारे सर पे मंडरा रहा है ना, तो उसको बोलते हैं खतरा मंडराना। क्या बोलते हैं? अ कांस्टेंट थ्रेट और डेंजर, इसको बोलते हैं खतरा मंडराना। खतरा मंडराना इसका मतलब क्या है? भैया मेरे सिर पे तलवार लटकी हुई है, बोलते हैं भैया मेरे गले पे छुरी लटकी हुई है, छुरी रखी हुई है, तुम कह रहे हो ऐसी बात है? तो इसका मतलब क्या है? कि डेंजर है निकट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। अब सोचो, दिमाग लगाओ, आप बैठे हुए हो और आप सोचो कि आपके पैर के नीचे घास उगी आ रही है ना। मतलब आप जब कहीं बैठते हो तो देखो ना, घास जैसी बड़ी होती तो हम कटवाए थे, लेकिन ये आप कह रहे हो नहीं भैया पड़ जाने दो, ग्रो हो जाने दो, ग्रो हो जाने दो। इट मींस यू आर डिलेइंग समथिंग। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं नरसों करेंगे। तो क्या कर रहे हो आप घास को बड़ा होने दे रहे हो। इसका मतलब आज नहीं कल काटेंगे, कल नहीं परसों काटेंगे, नरसों काट लेंगे, तो आप उसको होने दे रहे हो। इट मींस आप अपने डिसीजन को डिले कर रहे हो, आप देरी कर रहे हो घास को काटने में। तो ये लिखा हुआ है टू डिले अननेसेसरली। आप पास में बैठे हो, बैठे बैठे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू आर डिलेइंग दैट एक्टिविटी, दैट वर्क, दैट टास्क अननेसेसरली। हम लोग करते हैं when it comes to vocabulary, तो हम लोग क्या करते हैं? we delay। अब क्या किस चीज में? we delay the revision of vocabulary। हम लोग vocabulary का रिवीजन नहीं करते, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, मालूम चला ये बंडल हो गया पूरा vocab का, अब तोते उड़ गए हमारे बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ ब्रेक द बैक ऑफ समथिंग। अभी तो वैसे ही बताए, ब्रेक द बैक ऑफ समथिंग, किसी की कमर तोड़ देना। हाँ, अब किसी की कमर तोड़ देना, लेकिन क्या है आप समझने की कोशिश करो ना, कि भाई साहब जो है वो मेहनत करके इन्होंने क्या कर दिया, बहुत अच्छा काम कर लिया, इसमें इसको समझने की कोशिश करो। तो फ्रेज द हार्डेस्ट पार्ट, किसी की कमर तोड़ देना, है ना। कमर तोड़ देना, इसको ऐसे रिलेट कर सकते। कमर तोड़ना तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसको ऐसे रिलेट नहीं कर पाए। कमर तोड़ना तो ये सेंस बन जाएगा कि जो उसका मजबूत पार्ट था उसको तोड़ देना। हाँ ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हार्डेस्ट पार्ट बोला जा रहा है तो आप ये समझो कि किसी चीज को कर लेना। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई काम करने के लिए है, उसमें सबसे मुश्किल जो काम है वो आपने कर लिया,
है ना। अब जैसे मान के चलो आप एक जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुश्किल काम क्या होता है, वो होता है आपका रिटन एग्जाम निकालना। अगर इंटरव्यू नहीं है देन इफ देयर इज नो ग्रुप डिस्कशन सेशन, अगर वो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं इनका रिटन कई बार निकल जाता है, बट कहीं ना कहीं उनको जो फेज 2 होता है या टीयर 2 होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इंटरव्यू राउंड में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उनके लिए हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो वंस दे डू दैट, once they succeed in clearing that second part, tier second, phase second, तो वो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं you broke the back of something, means you broke the back of this examination, इस एग्जाम की बैक को तुमने तोड़ दिया, मतलब तुमने कर डाला, हाईएस्ट जो पार्ट था उसको कर डाला। नेक्स्ट, नो द रोप का मतलब क्या होता है? आई नो द रोप। अब जैसे मान के चलो कोई पर्सन है, वो बहुत बार किसी एग्जाम को दे चुके हैं, now he will be definitely familiar with the problems, है ना। तो नो द रोप का मतलब होता है किसी चीज से परिचित होना, ध्यान रखना इस चीज को, किसी चीज से परिचित होना, टू बी फेमिलियर विद द प्रोसीजर, किसी चीज से परिचित होना, है ना। तो क्या बोलूंगा? परिचित होना, हिंदी में लिख लो परिचित होना, है ना। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो जैसे मान के चलो आप कई बार आप लोग एसबीआई के बैंक में गए हो, तो आपको पता है प्रोसीजर क्या है। आप वो एक काम को 10 दिन में निपटाएंगे, 10 काम, और क्या कहते हैं 10 दिन के काम को 50 दिन में निपटाते हैं। दिस इज द प्रोसेस, यू नो द रोप ऑफ दैट एसबीआई बैंक, यू नो द रोप ऑफ एसबीआई बैंक, इट मींस आप एसबीआई बैंक के प्रोसीजर के बारे में जानते हो। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट वन। सो यहां तक हमारे हो गए क्या, यहां तक जो है वो हमारे हो गए idioms and phrases. Now we are moving forward and we are going to discuss root words. What are root words? I taught you in the last session, but फिर भी मैं बोलना चाहूंगा root words are the words with means we can say with which we can make many sentences, many not sentences, many words. तो इसमें क्या है, आपको एक वर्ड, रूट वर्ड में एक वर्ड याद करना होता है, उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे शब्दों को देखना पड़ता है। तो लास्ट जो मैंने पढ़ाया था, जिससे मैं याद कर पा रहा हूं, कुछ ऐसे वर्ड्स थे हमारे, कुछ क्या कहते हैं क्रेसी से रिलेटेड हमारे वर्ड्स थे, है ना। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि आज वर्ड है आज का एंथ्रोप वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोप? तो मैं उसका मतलब भी बताऊंगा। एंथ्रोप का जो मतलब है वो है मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। आप ये समझो, जब भी कहीं एंथ्रोप के बारे में बात हो रही होगी, इसका मतलब यहां पे मनुष्य के बारे में बात हो रही होगी या मानव जाति के बारे में बात हो रही होगी। किसके बारे में? मानव जाति के बारे में बात हो रही होगी। जब भी एंथ्रोप शब्द आएगा, ये दिमाग में बैठा लो, इट इज द रूट वर्ड। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जब बनते हैं तो मैं आपको उनसे रिलेटेड वर्ड बताऊंगा, मैं अभी सब बताऊंगा। एंड दीज रूट वर्ड्स विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और भी जगह हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। जैसे मैं वर्ड बताऊंगा आपको, एंथ्रोप होता है, फिलैंथ्रोप होता है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है ना। उनका सिनोनिम में वर्ड आता है हेल्टुस्ट आता है। तो इन दैट सिचुएशन ये हमारा सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा जा सकता है, बट मैं बोलना चाहूंगा कि एंथ्रोप जो वर्ड है वो ज्यादातर आपको हेल्प करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। ओके गाइस, चलिए तो मैनकाइंड ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। एंथ्रोप वर्ड कहीं भी मिलेगा तो मैनकाइंड ह्यूमन, जैसे स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैनकाइंड की बात हो रही है तो ये पक्का है उसमें एंथ्रोप आएगा। क्या आएगा इसमें? एंथ्रोप आएगा, पहली बात एंथ्रोप उसमें आएगा। दूसरी बात उसमें यह है कि स्टडी की बात हो रही है। अब एक बात और शॉर्ट में याद कर लेना, स्टडी के लिए लजी शब्द आता है। क्या आता है? लजी शब्द। तो मैनकाइंड के लिए क्या आ गया? एंथ्रोप शब्द आ गया, एंथ्रोप आ गया। और यहां पे स्टडी के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा? लजी। लजी शब्द जो है वो लोगोस से मिलकर बना है, LOGOS, लैटिन वर्ड होता है, उससे इंग्लिश शब्द निकाला गया लजी। और अगर इंसान आ जाएगा तो इसी में लजी में IST लग जाएगा, लजिस्ट बन जाएगा। तो बन गया ना हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बन गया? हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गया, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी बन गया। स्टडी है ना, इसे बोलते हैं मानव जाति विज्ञान। ठीक है, मानव जाति विज्ञान। इसमें क्या हुआ? इसमें एंथ्रोपोलॉजी में क्या हुआ? इसमें इवोल्यूशन की स्टडी की गई। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब मानव जाति में विकास कैसे हुआ,
ये सब एंथ्रोपोलॉजी करवाता है, ठीक है नहीं? जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई हम पहले होमो सेपियंस हुआ करते थे, हम लोग जो है वो बानर हुआ करते थे, बंदर हुआ करते थे, ये कहां से पता चला? ये एंथ्रोपोलॉजी के जरिए पता चला, है ना? नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे लव टू मैनकाइंड। देखो भाई साहब, हम लोग बातचीत कर रहे हैं लव टू मैनकाइंड एक्सप्रेस्ड थ्रू गुड डीड्स, है ना? कुछ अच्छे डीड्स मतलब कामों के जरिए जो हम लोग मैनकाइंड के प्रति जो प्यार होता है उसके बारे में बताते हैं, तो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोप शब्द आ गया। अब पसंद करने के बारे में या लव के बारे में बात करते हैं, इससे ये रूट वर्ड भी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। फिल होता है ना? फिलो होता है, फिलो होता है और एक होता है फाइल। ये तीन रूट वर्ड मतलब तीनों एक ही है। ये तीन वर्ड आते हैं जिसका मतलब लव करने से होता है ना? मतलब पसंद करने से रिलेटेड। नफरत करने के लिए आएगा तो मिस और मिसो आते हैं, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको इन दोनों के बारे में। फिलहाल बात कर रहे हैं एंथ्रोप के बारे में। एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड और फिल लग गया मतलब पसंद करना, तो ये लिखा हुआ लव टू मैनकाइंड, है ना? एक्सप्रेस थ्रू गुड डीड्स। गुड डीड्स मतलब जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं रतन टाटा जी का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड, बट हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ही डिड मैनी वर्क, मैनी गुड डीड्स टू द पीपल। कई सारे काम किए उन्होंने अच्छे, कई सारे अभी भी चल रहे हैं उनकी नाम से जो भी चैरिटी बनी होगी, है ना? दैट चैरिटी विल ऑलवेज डू गुड डीड्स टू द पीपल, क्योंकि वो फिलैंथ्रोपी है। और philanthropy not only Ratan Tata ji, there are many businessmen who are doing philanthropy. हाँ, वो लोगों के कल्याण के लिए, अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं? कुछ दिखावे के लिए भी काम करते हैं, है ना? कुछ दिखावे के लिए भी काम करते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेट्स और डिस्ट्रस्ट ह्यूमन, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमैनिटी पे विश्वास नहीं करता, डिस्ट्रस्ट करता है, हेट करता है। अब हेट करने के लिए कौन सा वर्ड आता है? मिस शब्द आता है, मिस या मिसो। पसंद करने के लिए फिल या फिलो आता है, फाइल आता है। मिस या मिसो, मिस आ रहा है। अब मिसो नहीं आ सकता, मिसो एन नहीं होगा, तो मिसैंथ्रोपिस्ट होता है। क्या होता है? देखो, मिसैंथ्रोप भी हो सकता है इसको। मिस मतलब हेट करना और एंथ्रोप मतलब हो गया मानव जाति। इसमें या फिर हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट, ये भी बोल सकते हैं, है ना? ये भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मानव द्वेषी। क्या बोलते हैं हम लोग? मानव द्वेषी मतलब मानव से घृणा करने वाला, इंसान से घृणा करने वाला, मानव द्वेषी। नेक्स्ट वन, रिजेंबलिंग ह्यूमंस ऑफन यूज्ड फॉर एप्स। एप मतलब समझते हो? एंड फॉसिल्स, और जो जीवाश्म होते हैं। एप का मतलब जैसे एक बंदर होते हैं, बंदर में एक प्रजाति होती है, इनको हम लोग एप बोलते हैं। एप मतलब बंदर ही समझ लो, ठीक है? तो रिजेंबलिंग ह्यूमंस, ऐसे चीजें जो ह्यूमन के जैसे दिखती है भाई। रिजेंबल का मतलब किसी के जैसा दिखना, तो भैया रिजेंबल करती है ह्यूमन के जैसा, तो उसको बोलेंगे एंथ्रोपॉइड। क्या बोलेंगे इसको? एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड बन जाएगा। एंथ्रोपॉइड इसका मतलब होता है ह्यूमन के जैसा जो दिखता है। एंथ्रोप शब्द आ गया ना, ह्यूमन है, मानव के जैसा लिख सकते हो, मानव जैसा। मानव नहीं है लेकिन मानव के जैसा दिख रहा है, इन मनुष्य के जैसा दिख रहा है। अ पर्सन हु प्रमोट्स ह्यूमन वेलफेयर ऑफन बाय डोनेटिंग। अ पर्सन, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? पैसे वैसे देके वो क्या कर रहा है? वो प्रमोट कर रहा है ह्यूमन वेलफेयर को, मानव जाति के कल्याण को प्रमोट कर रहा है, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? फिलैंथ्रोपिस्ट। सॉरी बेटा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो हमारा एंथ्रोपोलॉजी से मिलकर बनेगा, स्टडी से रिलेटेड बनेगा। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे हम लोग लवर ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं इसको, लवर ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। अच्छा, हेटर ऑफ मैनकाइंड मैंने क्या बताया? मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट। उसी तरह से लवर ऑफ मैनकाइंड हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर फिलैंथ्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? फिलैंथ्रोप कहेंगे। और यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, फिलैंथ्रोप हम लोग कहेंगे। इसमें हमसे पूछा गया था, आपको ऑप्शन में मतलब क्या क्वेश्चन दिया गया था कि बताइए फिलैंथ्रोपिक वर्ड पूछा था। क्या पूछा था? फिलैंथ्रोपिक। बोला था इसका सिनोनिम आप बता दो, और इसके सिनोनिम में आपको दिया हुआ था एल्ट्रुस्टिक। आपने सुना होगा,
एल्ट्रुस्ट, एल्ट्रुस्ट मतलब होता है परोपकारी, और ये एल्ट्रुस्टिक बन जाएगा, IST लिखा हुआ है, और इन दोनों का मतलब होता है क्या, मानव हितैषी। क्या बोलते हैं हम लोग, मानव हितैषी। ये नाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैनिबलिज्म, ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लैश बाय ह्यूमन, मतलब आप ये समझो ह्यूमन के द्वारा ही ह्यूमन फ्लैश को खाया जा रहा है, जिसको हम कैनिबलिज्म कहते हैं। कैनिबल जो इंसान के, कैनिबल, कैनिबल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी, कैनिबल के बारे में बात कर रहे हैं। कैनिबल जो होता है वो कौन होता है, कैनिबल होता है नरभक्षी, लेकिन कैनिबल में हम लोग इंसान और जानवर सबको रख सकते हैं, है ना, नरभक्षी, नरभक्षी हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन यहां पे तो ह्यूमन ह्यूमन को खा रहा है भैया, ह्यूमन ह्यूमन को खा रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग एंथ्रोफेजी। ये वर्ड आपने सुना होगा, फेजी शब्द आता है, वोर और फेजी, याद रखना ये भी रूट वर्ड है। आपको फेजी शब्द मिलेगा और आपको वोर शब्द मिलेगा, ये भी रूट वर्ड है। इन दोनों का मतलब भी होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है क्या, इन दोनों का ही मतलब होता है ईटर। क्या बोलते हैं हम लोग, खाने वाले लोग, फेजी। बायो में ये शब्द बहुत सुना होगा, फेजी शब्द, है ना। वोर भी सुना होगा, ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर, है ना, इंसेक्टिवोर, बोलते हैं जर्मीवोर, है ना, ग्रेमिनीवोर। ये बोर आपने बहुत सुना होगा, ये बोरस सुना होगा, VOURS, है ना, VOU नहीं, VOROUS, है ना। ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है, क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। तो ये चीज आपने देखा होगा। तो ये क्या हुआ, एंथ्रोफेजी, एंथ्रोपोफेजी, एंथ्रोपो, अब एंथ्रोप तो पता ही है हम लोगों को, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, फेजी मतलब खाने वाला, मतलब मनुष्य को खाने वाला मनुष्य, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंथ्रोपोफेजी, एंथ्रोपोफेजी बन जाएगा हमारा। अच्छा, नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा क्या है, तो नेक्स्ट रूट वर्ड जो है वो हमारा होने वाला है वीन। वीन का मतलब होता है अच्छा, क्या होता है, अच्छा। और इसी के जैसा एक होता है आपका मेल। मेल का मतलब क्या होता है, मेल का मतलब होता है बुरा, है ना, मल फंक्शन वगैरह होता है, या मेलवोलेंट बोलते हैं, वेनेवोलेंट भी होता है। तो इससे रिलेटेड जो रूट वर्ड है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगले वीडियो में मैं आपको, जो इसके बाद वाला वीडियो आपको मिलेगा, कल जो मिलेगा, उसमें मैं आप लोगों को वीन हो गया, मेल हो गया, है ना, बहुत सारी रूट वर्ड्स हैं, वर्टो हो गया हमारा, और भी रूट वर्ड्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सारे बच्चे, है ना, वीडियो को लाइक और शेयर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशंस है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।